देखो, एडवोकेसी इज नॉट 8 आवर्स वर्क, ये 24 आवर्स वर्क है। अगर सीनियर के पास आप वो आपको रात को 8 बजे भी छोड़ सकता है, 6 बजे भी छोड़ सकता है। आपकी कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई फिक्स्ड गाइडलाइंस नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर सकें कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, कितने टाइम पे उनको पैसे मिलेंगे, कितने आवर्स ऑफ वर्किंग होगी, कुछ भी नहीं है। ये सारा डिपेंड करता है आपके सीनियर पे, आपकी सीनियर के साथ एसोसिएटेड हो। आज की डेट में हमें पीआईएल फाइल क्यों करनी पड़ी? क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। इलेक्शंस आए, एडवोकेट्स ने इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीतने के बाद भी आज तक यंग एडवोकेट्स को 1 रुपया भी कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में हमें पैसा मिले। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जब एक वकील अपने आप को बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड करता है तो उसके बाद जब वो प्रैक्टिस शुरुआत करते हैं तब उन्हें 1 भी रुपए नहीं मिलता और बिना पैसे के घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस प्रॉब्लम को लेकर एक जनहित याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई है और हमारे साथ है वकील अभिषेक मल्होत्रा और विवेक तिवारी जिन्होंने ये पीआईएल दायर की है। खास बात यह है क्योंकि आप दोनों यंग लॉयर्स हो और यंग लॉयर्स की प्रॉब्लम आप लोग समझ सकते हैं, तो ऐसे में ये आपके दिमाग में किस तरह से आया कि इस तरह की पीआईएल जो है हाई कोर्ट में दायर करनी है ताकि औरों को भी इससे मदद मिल सके? देखो मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी बार काउंसिल की तरफ से, बार काउंसिल इंडिया की तरफ से कोई भी फिक्स्ड गाइडलाइंस नहीं है जो कि ये डिसाइड करे कि एक कितनी फिक्स्ड रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए हमारे यंग एडवोकेट्स को। और हर साल लाखों में यंग एडवोकेट्स आते हैं, एनरोल होते हैं और कोई बिना गाइडलाइंस या कोई स्टाइपेंड उनको नहीं मिलता जिस भी चैम्बर्स में वो प्रैक्टिस करते हैं। मुझे इसका आइडिया रिसेंटली ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने एक कॉन्फ्रेंस, बीसीआई की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इन्होंने ये बात बोली थी, डोंट ट्रीट योर जूनियर्स एज योर स्लेव्स। ठीक है, तो इस चीज से मुझे ये चीज मिली कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे जूनियर एडवोकेट्स को, कोई गाइडलाइंस नहीं होगी, तो वो फाइनेंशियल हार्डशिप इतनी ज्यादा है कि वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे अपने आप को इस प्रोफेशन में, जो कि इनिशियल ईयर में बहुत डिफिकल्ट होती है फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलना। तो इसी के रिस्पेक्ट में हमने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल करी है, जिसपे ऑनरेबल डिवीजन बेंच, ऑनरेबल जस्टिस रितु भारी मैम एंड ऑनरेबल जस्टिस निधि गुप्ता मैम ने हमारे पीआईएल पे नोटिस इशू किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और इनसे जवाब मांगा है कि क्यों नहीं गाइडलाइंस को फॉर्म होना जरूरी है। विवेक जी, मुझे एक बात बताइए, आप जब हम +2 पास करते हैं उसके बाद हम अपनी लॉ की डिग्री लेते हैं और उसके बाद हम आगे का परस्यू करते हैं, अगर आप हमें एलएलएम करना है या जो भी चीजें करनी है, लेकिन एक वकील के तौर पर जब आप +2 करके आते हैं और अपना जो लॉ का कोर्स कंप्लीट करते हैं, कोर्ट में आते हैं पहली बार, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? और खास बात ये रहती है कि जब आपको पता है कि आपको 1 भी रुपया नहीं मिलना है। देखिए, हालांकि काफी ज्यादा चैलेंज होता है, बिकॉज जब हम 2 तरीके के रूट हैं, या तो आप डायरेक्टली लॉयर्स हैं तो आप यू गेट डन विथ योर +2 एंड उसके बाद फिर आप आ जाते हैं 5 ईयर लॉ के बाद। जब आप कोर्ट आते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप बेंच को फेस कैसे करें। उसके लिए आप किसी सीनियर के चेंबर को ज्वाइन करते हैं या किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करते हैं, राइट? क्योंकि हम यहाँ चंडीगढ़ में हैं तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा फर्म्स नहीं देखते, चेंबर्स हैं। बट चेंबर्स का सबसे बड़ा इशू क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी फिर भी एक स्टेप बैक है। द फर्स्ट स्टेप बीइंग कि हमें कभी भी बेंच को फेस करने का मौका ही नहीं दिया जाता। एंड क्योंकि जब आपको बेंच को फेस करने का मौका नहीं दिया जाता और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मेंश्योर नहीं की जाती, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ यंग काउंसिल टू सस्टेन देमसेल्व्स, राइट? नाउ द पॉइंट हियर बीइंग दैट बेंच को फेस करना इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ, राइट? आपको मिनिमम रेम्यूनरेशन भी नहीं दिया गया और आपको इंडिपेंडेंट केस लेने की इंडिपेंडेंस भी नहीं है। मीन्स यू हैव टू स्टे विथ अस, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो एम्प्लॉयबिलिटी, नो लाइबिलिटी, वी आर नॉट पेइंग यू, आप अपना केस भी नहीं ले सकते। वेयर डज द फ्यूचर ऑफ लॉ इज गो? लॉ इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। वी नीड टू टेक ईच एंड एवरी स्टेप टू एंश्योर कि जो भी हमारे यंग काउंसिल्स हैं, दे नीड टू बी प्रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड नरिश्ड। Are we being nourished? We are not being nourished, and it is a matter of utter surprise कि इतने सारे प्रोफेशनल बॉडीज हैं, but Bar Council of India yet till date has no guidelines which says that at least so and so amount needs to be given to a young council, even with regard to student interns. We have made sure that कि ये पार्ट हमारे पेटिशन का पार्ट बने, so that even the interns who are coming from Shimla, Haryana, Punjab, Delhi, a lot of people coming from UP as well, उनको stipends, एक basic remuneration दिया जाए. And this is not enough to sustain themselves, but will just act as a motivator. That's it. अभिषेक, जैसे इन्होंने बताया कि सीनियर लॉयर के पास जाना और उसके बाद सारी फाइलिंग्स करना, एवरीथिंग है ना, तो कितने कितने घंटे आप लोग लगाते हैं और उसके बाद आपको वो सीनियर पर डिपेंड है कुछ मिलेगा या नहीं? देखो, एडवोकेसी इज नॉट 8 आवर्स वर्क, ये 24 आवर्स वर्क है।
अगर सीनियर के पास वो आपको रात को 8 बजे भी छोड़ सकता है, 6 बजे भी छोड़ सकता है। आपकी कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई फिक्स्ड गाइडलाइंस नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर सके कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, कितने टाइम पे उनको पैसे मिलेंगे, कितने आवर्स ऑफ वर्किंग होगी, कुछ भी नहीं है। ये सारा डिपेंड करता है आपके सीनियर पे, आपके सीनियर के साथ एसोसिएटेड हो। तो ये एक बहुत तरह का बहुत कोई ग्रे एरिया है। इस पे हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि कोई रूल ही नहीं है। तो कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी के रिस्पेक्ट में हमने बनाया कि एक गाइडलाइंस बनाओ और एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी बनाओ, सो दैट ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी फ्यूचर जनरेशंस को ना फेस करने को मिले। हमने तो अपना टाइम इनिशियली पीरियड से स्टार्ट किया ही है, तो आने वाली जनरेशंस इसका फायदा मिले। इसी मोटिव से हमने PIL के माध्यम से हम ये चीज मांग रहे हैं कोर्ट से। अच्छा, इतनी बार हम देखते हैं कि बार एसोसिएशन के इलेक्शंस होते हैं, कभी उसमें ये एजेंडा नहीं उठ के आया? अभी तक लॉयर्स के नाम पर होते हैं वो इलेक्शंस। देखो, अगर आया होता तो एग्जीक्यूट हो जाता। आज की डेट में हमें PIL फाइल क्यों करनी पड़ी? क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। इलेक्शंस आए, एडवोकेट्स ने इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते। इलेक्शन जीतने के बाद भी आज तक यंग एडवोकेट्स को 1 रुपया भी कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में हमें पैसा मिले। तो इसी के लिए नहीं है तो हम आगे आए हैं और हमने ये मुद्दा आगे उठाया। ठीक है, आपने केरल हाईकोर्ट का एक इसमें उदाहरण दिया है। केरल गवर्नमेंट, हाँ। सो एक्चुअली ये केरल गवर्नमेंट के जो CM थे, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था इट वाज अ बैकड्रॉप आफ्टर द कोविड इवेंट कि एडवोकेट्स वेलफेयर फंड से एक एक्शन लिया गया वेर इन एवरी लॉयर विथ bare minimum of 3 years of experience and annual earnings of less than 1 lakh, इनको every month 3,000 rupees दिया जाए, because बार काउंसिल एनरोलमेंट्स और उन सब प्रोसेस में बहुत सारा फंड लिया जाता है। A lot of fees is charged from people, around 50, approximately 50, 30 to 50, because हम पहले बार काउंसिल की फीस देते हैं, then we also go to the bar association and उसकी लाइसेंसिंग होती है, and then every monthly installment that you pay, plus अगर आप हाई कोर्ट में you get your own seat, that is charged differently. So overall it becomes very hefty, for an individual who is earning nothing, कोई इंश्योरिटी नहीं है, you know nothing, आपके केसेस नहीं है, so it becomes very difficult for anyone. अच्छा, लॉ वैसे भी is a very hard bound profession. First generation lawyers के लिए it becomes any which way difficult to enter into the profession and stick bound, right? And therefore it becomes difficult. And Kerala government की इस बात को surprisingly Honorable Justice Ritu Bahari ma'am ने काफी अच्छे से appreciate किया. And there are also other matters. There have Delhi Bar Association has taken this action. So we are hoping that in similar lines we get certain orders from this court also. But we will not stop here, because हमारा जो motive है that is to get the guidelines specified, because the bare minimum amount has to be fixed. एक unskilled labor in Chandigarh, as with regard to the documents provided by the Assistant Labour Commissioner, is earning way more than we are, right? And ठीक है, around 12,600 something per month. A council here and a legal think tank, I'm sure आपको पता होगा, Vidhi Legal, the Delhi-based think tank, India's own homegrown think tank, उन्होंने 4-5 major courts का survey किया, and they actually found that lawyers across the board with 10 years of experience are earning 70 or 80% of them are earning less than 10,000 every month. Can you believe it? And who is to blame? The lawyers themselves? Not alone. Right. अच्छा, कितने एडवोकेट्स आप देखते हैं कि यंग लॉयर्स आते हैं? अगर हम सिर्फ चंडीगढ़ की बात करें तो कितना आप एक मेजरमेंट या कुछ ऐसा बता सकें? 60 to 70,000 every month, every year. The enrollments are there, yeah. 60 to 70,000 every year. And if you look pan-India basis, this is around 3 lakh to 5 lakh. Around 3 lakh. Okay, let's take it the modest way. Around 3 lakh lawyers are getting in every year, to what I have been informed. आप लोगों को बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, चेंबर्स, अगर चेंबर्स से जो बात करें तो कितना पैसा आप लोगों का पहले जाता है फीस के बाद? फीस के बाद, राइट. सो अभी जैसे आपने लॉ कॉलेज कर लिया, दैट इज अपने आप में एक वेरी हेफ्टी प्रोसेस, राइट. उसके बाद यू गेट योर सेल्फ अ प्रोविजनल लाइसेंस, ठीक है. दैट अराउंड चंडीगढ़ में इट इज 22,000, दिल्ली में इट्स इवन बिट मोर, दिल्ली एंड बॉम्बे में इट्स बिट मोर. देन आपका AIB का एग्जाम है, यू पे 4,000 to 5,000 अपार्ट फ्रॉम दैट. Then you have to wait for the results. Provisional license के बाद the COP, I think it's charged differently. Somewhere it is not charged. It depends. फिर जिस association के साथ आप जाते हो, bar association, district bar association और high court bar association, that is charged differently. Depending upon आप कितने associations के साथ you want to become member. Then post that, I think there are also the monthly membership renewal fees. And after you get COP, I think 5 or 6 years के बाद there's a lot of cost that goes in. और केसेस कब से मिलने शुरू होते हैं अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे हम? देखिए, हाई कोर्ट में इफ आई वुड से पर्सनली, यू माइट गेट केसेस फर्स्ट डे से,
but it's up to the discretion of the chamber where you're an associate if you're even allowed. See, I wouldn't say that the entire bar is wrong. There are a lot of great members in the bar. Chandigarh bar ने बहुत brilliant lawyers को दिया है जन्म, and they've done a great work. And इन लोगों ने काफी ज्यादा हेल्प किया है. यहाँ भी आज भी बहुत जो सीनियर लॉयर्स हैं, they help juniors. But ये एक across the board ये एक परंपरा नहीं है, right? This is not against any bar. This is not against any senior advocate. This is not against any law firm. It is just against the guidelines, against the rules and regulation. The main fight is just to frame these regulations so that it can be implemented in a better way in the future. ठीक है? We are not against the system. We are not against any bar association or anything. अपने हकों की बात कर, अपने जस्ट राइट्स की बात कर रहे हैं कि गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में, जिसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम कल को कोर्ट्स में जा सके. कोई गाइडलाइंस ना होने की वजह से इतना प्रॉब्लम फेस हो रही है. अगर गाइडलाइंस बन जाएगी, सिस्टम विल बी स्मूथ. There are so bright students who are leaving the profession. They are not even entering the profession of litigation. तो आगे litigation को कौन संभालेगा? Right? It is about the rights, right? ठीक है. अभी जवाब देने के लिए कौन सी तारीख कोर्ट ने दी है? अभी कोर्ट ने हमें 22/4 दिया है, 22 ऑफ अप्रैल 2024. हाँ जी, तो जवाब देने के लिए कौन सी डेट दी गई? हमें ऑनरेबल रितु बारी मैम ने एक डॉक्यूमेंट प्लेस ऑन रिकॉर्ड करने को कहा है. जो केरला गवर्नमेंट में जो पॉलिसी आई है स्टेट की तरफ से, स्टेट ने जो भी गाइडलाइंस इशू करी है, तो उसकी हमें आरटीआई अप्लाई करेंगे. हम आरटीआई में अप्लाई करने के बाद जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी, हम 23/4/2024 को नेक्स्ट डेट है, तो उससे पहले हम प्लेस ऑन रिकॉर्ड करेंगे ये डॉक्यूमेंट्स. और कोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस तो इशू कर ही दिया है उसी डेट पे, और हमने इसका जो आरटीआई एप्लीकेशन है ये प्लेस ऑन रिकॉर्ड करनी है 23/4 को. और एक आधी जजमेंट और प्लेस ऑन रिकॉर्ड करेंगे जो इस रिस्पेक्ट में हमारे लिए यूजफुल है. अभी उसका नेम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट वो कोर्ट में ही लगाएंगे सीधा. बहुत बहुत धन्यवाद. बिल्कुल, तो अपने हकों की बात की जा रही है. यंग लॉयर्स हैं और साफ तौर पर अगर ये डिसीजन हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो नौजवान हैं जो कि लॉ करके कोर्ट्स में आते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ भत्ता, हम कहें रोजगार भत्ता जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, ताकि लोगों ऐसे युवाओं का जो रोजगार है वो आगे चल सके. कैमरा पर्सन पवन के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल.